नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप जाखड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम हमारी एक जियोग्राफी की बहुत ही बेहतरीन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने जियोग्राफी का एक और लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे भारत के सबसे विस्तृत पर्वत हिमालय पर्वत को जिस नाम से हम जानते हैं। तो हिमालय पर्वत के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को हम सीरीज वाइज डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज हम लेके आए हैं जियोग्राफी की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय या हिमालय पर्वत, हिमालय के बारे में। तो बिल्कुल शुरुआत से कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, एक एक चीजों को बारीकी से हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन भी यहाँ पे ना रहे। तो सबसे पहले डाउट हमारा ये आता है कि हिमालय पर्वत हमें पता है जैसे कि पहले यहाँ पे नहीं था, पहले हिमालय पर्वत नहीं होता था, बाद में पर्वत बना हुआ है। इसका मतलब कुछ कहानी रही होगी, पर्वत कैसे बना। हमारे सभी के माइंड में क्वेश्चन या डाउट आता रहता है कि इतना बड़ा विशाल पर्वत, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसको माउंट एवरेस्ट भी हम कहते हैं, वो भी हिमालय पर्वत के अंदर आती है। तो इतना बड़ा और इतना विशाल का ये पर्वत आखिरकार बना कैसे? क्यों दोस्तों, आता होगा ऐसा डाउट कभी माइंड में? तो इन सभी डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे इतने बड़े विशाल पर्वत, विश्व के सबसे बड़े विशाल पर्वत और सबसे नए बने हुए पर्वत हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम क्लियर करते चलेंगे। तो इसके बनने की कहानी या हिमालय का निर्माण, इसकी कहानी हम देखते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय का निर्माण यानी कि हमारा हिमालय पर्वत कैसे बन के इतना बड़ा विशालकाय पर्वत बना। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो इसकी पूरी की पूरी कहानी को हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है, इस प्रकार से जो हमारी अर्थ है, ये पहले क्या था। आज हम देखते हैं हमारी अर्थ 7 अलग अलग महाद्वीपों में बंटी हुई है, लेकिन काफी लाखों करोड़ों साल पहले की बात है। हम अनुमान लगाते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो सारा का सारा स्थल भाग था, जो जमीन वाला भाग जिसको हम कहते हैं, वो सारा का सारा एक ही हुआ करता था। और स्थल वाले भाग का नाम क्या था? उस स्थल वाले भाग का नाम था पेंजिया द्वीप। क्या नाम था मेरे दोस्तों? पेंजिया महाद्वीप। छोटी सी कहानी है कि पूरी भूमि का जो भाग है हमारी पृथ्वी का, वर्तमान में अलग अलग 7 महाद्वीपों में टूटा हुआ है, लेकिन लाखों करोड़ों साल पहले वो स्थल भाग सारा एक ही हुआ करता था और उस स्थल भाग का नाम था पेंजिया महाद्वीप या पेंजिया कॉन्टिनेंट। पेंजिया कॉन्टिनेंट। अब इस पेंजिया कॉन्टिनेंट के चारों तरफ आज जो हम पानी से घिरा हुआ देखते हैं, हमारे 5 अलग अलग महासागर हैं। तो इसके चारों तरफ ये सारा का सारा एक ही महासागर हुआ करता था जो इसके चारों तरफ फैला हुआ था। इस प्रकार से आज जो हम चारों तरफ हमारा समुद्र फैला हुआ है, पृथ्वी के 71% भाग पर हम पानी देखते हैं। तो ये जो पानी वाला भाग था वो ये अलग था और पूरा का पूरा महाद्वीपीय भाग एक ही हुआ करता था। इस महाद्वीपीय भाग का नाम हमने देखा क्या था? पेंजिया महाद्वीप था। और अगर बात की जाए कि ये जो समुद्र वाला भाग था, तो इस समुद्र वाले भाग को क्या नाम दिया गया था? यानी कि इसके चारों तरफ जो महासागर था, उस महासागर का नाम था पैंथालसा। पैंथालसा महासागर। अब हुआ क्या, अनुमान लगाया गया है
कि जैसा कि वर्तमान में भी हम मानते हैं हमारी पृथ्वी के स्थल भाग के नीचे प्लेटें होती है। प्लेटें कौन सी? खाना खाने वाली प्लेटें नहीं होती, महाद्वीपीय प्लेटें जिनको हम कहते हैं। और बताते हैं कि ये जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं ये मूवमेंट करती है या गति करती हैं, बहुत धीमी गति से ये मूवमेंट करती हैं। अब जब ये मूव करती है तो हुआ क्या कि हमारा जो पेंजिया द्वीप था इन महाद्वीपीय प्लेटों की गति के कारण ये टूट गया दो अलग अलग भागों में। क्या हुआ? हमारा जो पेंजिया महाद्वीप था ये अलग अलग दो भागों में टूट गया। एक भाग चला गया उत्तर की ओर और एक भाग आ गया दक्षिण की ओर। दो अलग अलग भाग जो बने उन दो अलग अलग भागों को क्या नाम दिया गया? इस प्रकार से दो अलग अलग भागों के अंदर ये पेंजिया महाद्वीप हमारा टूट गया था। टूटने के बाद जो ये दो अलग अलग महाद्वीप बने हैं इनको नाम क्या क्या दिया गया? जो ऊपर वाला भाग है यानी कि उत्तरी भाग जो था उसको नाम दिया गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, इंग्लिश में भी इसको अंगारा लैंड ही लिखेंगे। और ठीक इसके नीचे वाला जो भाग था यानी कि जो दक्षिणी भाग था पेंजिया द्वीप का टूटने के बाद उस भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो इस प्रकार से हमारा पेंजिया महाद्वीप दो अलग अलग महाद्वीपों में टूट गया और इन दोनों महाद्वीपों के बीच में यहां पे क्या बन गया? हम कहेंगे एक महासागर बन गया। तो यहां पे जो महासागर बना उस महासागर का नाम भी पूछा जाता है और इसी महासागर के ऊपर हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इस महासागर का नाम क्या था? इन दोनों महाद्वीप यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर आया और उस सागर को नाम क्या दिया गया? इस सागर को नाम दिया गया टेथिस सागर। यहां पे जो सागर आया इस सागर को नाम दिया गया टेथिस सागर। या टेथिस सी के नाम से हम जानते हैं। टेथिस सी या टेथिस सागर। सिंपल सी कहानी हमने पढ़ी है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पहले क्या था? हमारी पृथ्वी का संपूर्ण भाग एक स्थल भाग था पेंजिया महाद्वीप जिसका नाम था। धीरे धीरे प्लेटों की गति के कारण ये पेंजिया महाद्वीप हमने देखा ये दो अलग अलग द्वीपों में टूट गया। एक भाग बन गया अंगारा लैंड और दूसरा भाग बन गया गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में जो हमारा समुद्र था या सागर था या जो पानी था ये इस पानी को या इस सागर को क्या नाम दिया गया? तो इस सागर को नाम दिया गया टेथिस सागर या टेथिस सी। अब हुआ क्या कि जब इतना बड़ा महाद्वीप भी प्लेटों की गति के कारण टूट गया तो इसके बाद ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है ये भी आगे धीरे धीरे समय के साथ लाखों सालों के बाद धीरे धीरे क्या गए? टूटते गए और टूटते गए और अलग अलग हिस्सों के अंदर ये टूट गए। अब हुआ क्या कि हमारा जो भारत है, पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त यहां से ये पूछा जाएगा भारत निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था? क्या भारत अंगारा लैंड का हिस्सा था? क्या भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था? तो निम्नलिखित में से कौन से भाग का हिस्सा था हमारा प्यारा भारत? डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। वर्तमान में हमारा भारत हमें देखने को मिलता है कहां पे? इस वाले रीजन में मिलता है देखने को, एशिया के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन पहले क्या होता था? हमारा जो भारत है वो इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। इस प्रकार से यहां से टूटने के बाद हमारा भारत इधर मूव करके गया था। तो ये वाला जो भाग है इस भाग को नाम क्या दिया गया था? इस भाग को कहा गया इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट। ये वाला जो भाग मैंने यहां पे मार्क किया है इस भाग को क्या नाम दिया गया? इस भाग को कहा गया भारतीय प्लेट या इंडियन प्लेट।
यानी कि हमारा भारत यही था। अब इस भारत का ये जो टुकड़ा है, ये इंडियन प्लेट धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर दिया इसने इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जब इसने मूव करना स्टार्ट किया तो ये धीरे धीरे जा करके और कहां टकराया, इस वाले भाग से टकराएगा। इससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा जो बीच में तैथिस सागर था, बहुत सारी नदियां ऐसी थी जो इस अंगारा लैंड में से यहां से इस प्रकार से बहती हुई तैथिस सागर में गिरती थी। इधर से काफी सारी नदियां ऐसी थी जो अंगारा लैंड से बहती हुई कहां पे आके गिरती थी, तैथिस सागर के अंदर गिरती थी। इधर गोंडवाना लैंड से बहती हुई भी बहुत सारी नदियां कहां गिरती थी, इधर तैथिस सागर में आके गिरती थी। तो जब भी कोई नदी बहती है वो अपने साथ खाली पानी को नहीं बहा कर ले जाती, वो अपने साथ कंकर पत्थर मिट्टी वगैरह ये बहुत सारी चीजें अपने साथ बहा कर लेकर जाती है। इसी को देखते हुए क्या था, यानी कि जो चीजें नदी अपने साथ बहाती है उन चीजों को हम कहते हैं अवसाद या सेडिमेंट्स। तो ये नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स या अवसाद को बहाकर ले जाया करती थी, और ले जा करके लास्ट में कहां जमा कर दिया करती थी, हम कहेंगे इस तैथिस सागर में जमा कर दिया करती थी। जब नदियों के द्वारा काफी लाखों करोड़ों साल तक इस अवसाद को जमा करती गई तो बहुत सारा अवसाद इस तैथिस सागर के अंदर इकट्ठा हो चुका था। और जब इतना सारा अवसाद इकट्ठा हो गया, उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो हमारी इंडियन प्लेट है या भारतीय प्लेट जो है, ये प्लेट किधर मूव करना स्टार्ट कर गई थी, यहां से ये टूट गई, और टूटने के बाद ये कहां चली गई, इधर अंगारा लैंड की तरफ जाकर मूव करना स्टार्ट कर दिया इसने। और हुआ क्या कि जैसे ही, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करके बताता हूं कि मान लेते हैं कि इधर से ये मेरा जो हाथ है ये इंडियन प्लेट है, और इधर से ये अंगारा लैंड है, यानी कि यहाँ पे इस वाले भाग से टकराया था, इसको नाम दिया था यूरेशियन प्लेट। तो इसके साथ जब ये टकराएगा, दोनों तरफ से जब फोर्स लगेगा, तो इधर बीच में जो ये मान लेते हैं अवसाद था जो तैथिस सागर के अंदर इकट्ठा हो रखा था, ये अवसाद अब क्या करेगा, धीरे धीरे जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगी तो ये इस प्रकार से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर उठेगा, बिल्कुल उठेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लग रही है या बल लग रहा है, और इसी के कारण ये जो अवसाद जब ऊपर उठ गया, ऊपर उठने के कारण हमारे इतने बड़े विशालकाय पर्वत का निर्माण हुआ जिसको हमने नाम दिया है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के बनने की कहानी क्या थी, देखो इसको एक और डायग्राम से मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि किस प्रकार से हमारा इतना बड़ा विशालकाय पर्वत बना। तो ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर हमने देखा यहां पे कौन सा भाग था, इधर पे पड़ता था हमारा अंगारा लैंड, और इसके नीचे वाली साइड क्या था, हम कहेंगे सर गोंडवाना लैंड। ये था अंगारा लैंड और ये था गोंडवाना लैंड। अब हुआ क्या कि यहां से अंगारा लैंड का जो ये वाला हिस्सा था ये इस प्रकार से टूट गया यहां से, और टूटने के बाद ये हिस्सा किधर मूव करना स्टार्ट किया, इस हिस्से ने, ये हिस्सा इधर इस डायरेक्शन में मूव करना इसने स्टार्ट कर दिया। और ये वाला जो हिस्सा है ये जाके कहां टकराया, इस प्रकार से यहां पे इस हिस्से के साथ ये जाके टकराया। तो इसको हम यहां से रफ कर देते हैं क्योंकि अब यहां पे तो रहा ही नहीं है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहां से निकलने के बाद ये कहां चला गया, इधर जाके और इससे टकराया। इससे जब टकराया तो इन दोनों के बीच में, व्हाइट कलर से इसको मार्क कर देते हैं हम, इन दोनों के बीच में, यानी कि यहां पे क्या हुआ, ये वाली जो जगह है, तो इस प्रकार से बीच में जो सारा का सारा अवसाद था वो इकट्ठा हुआ। दूसरा क्या था, जब भी दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, इधर से इंडियन प्लेट गई, इधर से यहां पे ये वाली जो प्लेट थी, इस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट। तो हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ, तो हम कहेंगे कौन कौन सी दो प्लेटें थी, ये वाली जो प्लेट थी, इस प्लेट को नाम दिया गया यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट।
और इधर वाली साइड ये वाली जो प्लेट थी, इस प्लेट को क्या नाम दिया गया? भारतीय प्लेट या इंडियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से टकराने की वजह से अवसाद ऊपर उठ गया। दूसरा क्या होता है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, दोनों प्लेटों में से जो हल्की प्लेट होगी वो इस तरह से क्या है, ऊपर उठ जाएगी। इसी के कारण वो अवसाद था वो कुछ और ज्यादा ऊपर उठ गया, प्लेट भी ऊपर उठ गई। इसी कारण यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब टकराव हुआ तो यहाँ पे इस प्रकार की हमें शेप देखने को मिली थी, और इसी से निर्माण हुआ हमारे इतने विशालकाय पर्वत हिमालय का। तो हमने पूरी की पूरी कहानी को डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। हमने देखा कि किस प्रकार से पेंजिया महाद्वीप था, दो अलग अलग भागों में टूटा। एक बार से फिर से समझने का प्रयास करें। देखिए, पहले सारा स्थल भाग एक था पेंजिया, फिर दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दोनों के बीच में सागर था, टेथिस सागर। अब इधर से भारतीय प्लेट फर्दर और टूट गई, और टूटने के बाद ये इधर इस एरिया से जब जाके टकराई तो क्या हुआ कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में अवसाद इकट्ठा था, वो अवसाद प्रेशर लगने के कारण ऊपर उठ गया। ऊपर उठने के कारण इतने बड़े विशालकाय पर्वत हमारे हिमालय का निर्माण हमारे सामने देखने को मिलता है। इसके बाद हिमालय के और फर्दर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सभी चीजों को डिटेल से हम देखते हैं। तो ये तो इसके बनने की कहानी को हमने देखा। तो फर्दर इनके अंदर लिखने वाली हमारी क्या क्या चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अलग एक स्लाइड ले लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं टॉपिक क्या था हमारा, हिमालय का निर्माण। या फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। पहली चीज पूछेगा हिमालय पर्वत का निर्माण किसके ऊपर हुआ है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, हिमालय पर्वत का निर्माण कौन से सागर पे हुआ था? तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था टेथिस सागर के ऊपर, टेथिस सागर के ऊपर। या अपॉन टेथिस सी, टेथिस सागर या टेथिस सी के ऊपर हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। दूसरी चीज पूछेगा कि किन दो प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो कौन कौन सी दो प्लेटें टकराई थी? तो दो प्लेटें जो टकराई थी, प्लेटों का नाम क्या था? एक तो था यूरेशियन प्लेट, ये वही प्लेट है जिसपे आज एक तो यूरोप बसा हुआ है, प्लस दूसरा एशिया महाद्वीप है। इन दोनों की एक ही प्लेट है और प्लेट को कॉमनली नाम दिया गया है यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट प्लस किसके साथ टकराई थी? भारतीय प्लेट के साथ, भारतीय प्लेट या इंडियन प्लेट। इन दोनों की टक्कर की वजह से, इन दोनों की टक्कर की वजह से क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। टेथिस सागर के अंदर जो अवसाद था दोनों की टक्कर से ऊपर उठा और बन के सामने हमारे आया हिमालय पर्वत, जो विश्व का सबसे विशालकाय पर्वत भी है। विश्व के अंदर कुल 10 चोटियां या 10 पर्वत चोटी ऐसी है जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ऊपर है। सॉरी 10 नहीं 14। तो उनमें से 10 तो महान हिमालय के अंदर आती है और 4 टेथिस सागर के अंदर आती, सॉरी 4 ट्रांस हिमालय का पार्ट है। विश्व के अंदर कुल 14 चोटियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई क्या, 14 चोटियां ऐसी जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है या अधिक है। उनमें से ये सारी की सारी चोटियां हैं जो कहां पे स्थित हैं? हिमालय पर्वत पे ही स्थित हैं। तो इतना बड़ा विशालकाय पर्वत हमारे सामने देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हिमालय को आगे फर्दर कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, उन सारी चीजों को हम देखने का प्रयास करते हैं कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे
हिमालय पर्वत को आगे फर्दर 4 भागों के अंदर बांटा गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं, इन सारे भागों के बारे में डिटेल में हम देखते हैं कि कौन कौन से फर्दर आगे भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला भाग जो है हिमालय पर्वत का, कौन सा भाग है, क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है ट्रांस हिमालय। इसके बाद मैप से भी हम डिनोट करेंगे इनको कि मैप पे ये चीजें कहां कहां पड़ती हैं। तो पहले इनको लिख लेते हैं। पहला भाग क्या है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद फर्दर सेकंड नंबर पे जो भाग आता है उस भाग को नाम दिया गया है तो दूसरे नंबर पे जो भाग है उसको क्या नाम दिया, महान हिमालय। या ग्रेटर हिमालय। इसके बाद हिमालय का जो तीसरा पार्ट है, इस तीसरे पार्ट को क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है लघु हिमालय, लघु या फिर मध्य हिमालय। लेसर और मिडल हिमालय। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है हिमालय का वो कौन सा है, सबसे कम ऊंचाई वाला जो पार्ट है उसको नाम दिया गया है शिवालिक हिमालय। इसका नाम है शिवालिक हिमालय। शिवालिक रेंज। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है किस आधार पे किया गया है, सबसे पहले यानी कि सबसे उत्तर में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किस डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन आएगी हमारी उत्तर या नॉर्थ, नॉर्थ से लेकर और साउथ तक इस प्रकार से ये हिमालय पर्वत फैले हुए हैं, नॉर्थ टू साउथ या दक्षिण तक। उत्तर से दक्षिण तक हिमालय पहले सबसे उत्तर में आएगा ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में आएगा महान हिमालय, इसके दक्षिण में लघु हिमालय और सबसे दक्षिण में हिमालय का जो पार्ट है उसको नाम दिया गया है शिवालिक रेंज। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे आज कि ट्रांस हिमालय के अंदर क्या क्या मुख्य चीजें हैं, उन सभी चीजों को डिटेल में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हिमालय पर्वत को हम थोड़ा सा जरा मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि हिमालय कहां पे फैला हुआ है। तो मैप से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हिमालय कहां कहां पे फैला हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मैप खोल लिया है, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। देखो हिमालय पड़ता है हमारे भारत के कौन से हिस्से में, हम कहेंगे उत्तर वाले हिस्से में। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा मैप हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और इस मैप पे हम बना के डायग्रामेटिकली समझेंगे कि हमारे हिमालय का कौन सा भाग कहाँ पे सिचुएटेड है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो भाग है, इस प्रकार से यहाँ पे 3 रेंज बनी हुई है। तो ये वाला जो हिमालय का भाग है इस भाग को नाम दिया गया है ट्रांस हिमालय। तो ये तीनों की तीनों रेंज जो आती हैं वो कौन से हिमालय के भाग में आती हैं, ये भाग का नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। उसके बाद सेकंड नंबर पे फर्दर अगर देखा जाए सेकंड नंबर पे स्टार्ट होता है इस प्रकार से हमारा महान हिमालय।
महान हिमालय। तो हिमालय का सबसे बड़ा पार्ट जो है सेकंड नंबर पे फर्दर कौन सा आता है? तो इस वाले भाग को अगर देखा जाए तो क्या नाम दिया गया है? ये वाला जो हिमालय का भाग है इसको नाम दिया गया है महान हिमालय। महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय। इसके जस्ट साउथ डायरेक्शन में एक हिमालय का भाग और भी पड़ता है इस प्रकार से। ये जो पहाड़ियां हैं, तो इन पहाड़ियों को या हिमालय के इस वाले भाग को क्या नाम दिया गया है? इस वाले भाग को नाम दिया गया है, ये वाला जो भाग है इस वाले भाग को क्या नाम दिया गया है? लघु हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी इसको हम कहते हैं, मध्य या लघु हिमालय या मिडल हिमालय। मिडल हिमालय। और जस्ट इसके थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो यहां पे हम इस प्रकार से फैली हुई देखते हैं, इस प्रकार से कुछ एक पहाड़ियां फैली हुई हैं। तो इन दो यानी कि हिमालय का सबसे दक्षिण वाला भाग है, इस भाग को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है शिवालिक। शिवालिक। तो डायग्रामेटिकली भी हमने हिमालय को देख लिया कि हिमालय कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है। इसके बाद अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो सबसे पहले अगर हम देखें हिमालय का विस्तार। या एक्सपेंशन ऑफ हिमालय। हिमालय कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है? तो अगर पूछे कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है तो यहां पे हमारा यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो सबसे ऊपर में आता है लद्दाख से लेकर, और कहां तक फैला हुआ है हमारा हिमालय? इधर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हिमालय जो है इधर वाली साइड टर्न ले लेता है। यहां पे जाने के बाद हिमालय इस प्रकार से कुछ पहाड़ियां बनी हुई है भारत के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के आगे अगर बात की जाए तो हिमालय कहां तक फैला हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश से आगे फिर मिजोरम तक फैला हुआ है। मिजोरम तक फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चीज अगर पूछी जाए कि अगर देखें लद्दाख से लेकर हिमालय का जो एक्सपेंशन है वो कितने किलोमीटर का है? तो लगभग या अबाउट 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर के अंदर हिमालय पर्वत जो है फैला हुआ है। तीसरी चीज अगर पर्वतों के हिसाब से देखा जाए कि किस पर्वत से लेकर किस पर्वत तक फैला हुआ है, तो अगर पूछे पर्वतों के हिसाब से तो यहां पे यानी कि इधर वाले रीजन के अंदर यहां पर्वत आता है एक नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक। नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक हमारा हिमालय पर्वत जो है फैला हुआ है। इसके बाद अगली चीज अगर हम देखें किस नदी से लेकर किस नदी तक हिमालय फैला हुआ है, तो यहां से आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि यहां पे क्या है, एक ग्लेशियर बना हुआ है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है इस प्रकार से बहती हुई इधर पाकिस्तान में चली जाती है।
तो इस नदी का नाम क्या है, हम कहेंगे सिंधु नदी। इसके जस्ट नीचे की ओर एक झील है और झील से एक नदी निकलती है और यहां से यू टर्न लेते हुए इस प्रकार से ये इधर चली जाती है। तो इन दो नदियों के बीच में मेनली हमारा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। कौन कौन सी नदियां हैं, तो पहली नदी का नाम हम बताएंगे, कौन सी नदी है सर, सिंधु नदी। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय पर्वत जो है फैला हुआ है। अगर बात की जाए हिमालय पर्वत का आकार कैसा है, हिमालय का आकार या शेप ऑफ हिमालय, तो आकार किस प्रकार का देखने को मिलता है, इस प्रकार से, यानी कि एक धनुष की तरह इसका आकार हमें देखने को मिलता है। तो इसके आकार की अगर बात की जाए तो कैसा आकार है हिमालय पर्वत का, हम कहेंगे सर धनुषाकार। धनुषाकार आकार के अंदर हिमालय पर्वत हमारा फैला हुआ है, या बो शेप्ड, बो शेप्ड या धनुषाकार। तो ये हमने हिमालय के कुछ सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ सामान्य विशेषताएं थी, इन विशेषताओं को जानने का प्रयास किया है। इसके बाद हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे हिमालय के पहले भाग, यानी कि कौन सा भाग था इधर, ट्रांस हिमालय, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। इधर इस प्रकार से हम आपके सामने एक मैप और इंपोर्ट कर लेते हैं और इस मैप से ही हम करने का प्रयास करेंगे। इधर की ओर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। यानी कि हमें मेनली हमारे कश्मीर वाले रीजन को देखना है, तो यहाँ वाला पोर्शन है इसके अंदर आना चाहिए। तो हिमालय को आगे जब फर्दर और भागों में बांटा गया तो यहाँ पे हिमालय के कुछ एक भाग हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं को क्या क्या नाम दिया गया है, ये तीनों के तीनों पर्वत श्रृंखलाएं आती है हिमालय के ट्रांस हिमालय वाले भाग में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांस हिमालय को, पढ़ते हैं एक एक करके। अब ट्रांस हिमालय, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय को जब हम देखते हैं तो हिमालय कौन से भाग में है, मेनली ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये वाला रीजन हमने देखा होगा लगभग सारे साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हमने कहा ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है वो क्या है, एक वन विहीन क्षेत्र। वन विहीन क्षेत्र या फॉरेस्टलेस एरिया। फॉरेस्टलेस एरिया या वन विहीन क्षेत्र। नेक्स्ट चीज इसके अंदर हम लिखेंगे ट्रांस हिमालय का जो अधिकतर भाग है सारा साल बर्फ से ढका रहता है। सारा साल बर्फ से ढका रहता है। तो लगभग यहाँ पे हम देखते हैं लेह लद्दाख की साइड घूमने जाते हैं तो सारे साल यहाँ पे हमें बर्फ के पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो लगभग सारा साल ये बड़ा भाग जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है।
फर्दर इस हिमालय के भाग को 3 और भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? ये 3 हमने माउंटेन रेंजेस यहाँ पे बनाई है। सबसे पहली ये वाली जो रेंज है, इस रेंज को क्या नाम दिया गया है? काराकोरम रेंज। काराकोरम श्रृंखला या काराकोरम रेंज। दूसरे नंबर पे हिमालय की जो रेंज आती है उसको हम कहेंगे लद्दाख रेंज, लद्दाख श्रृंखला या लद्दाख रेंज। और तीसरे नंबर पे आती है, इसको नाम दिया गया है जास्कर श्रृंखला। कई सारे पर्वतों की जब एक सीरीज होती है उसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला। तो हमारे ट्रांस हिमालय को भी फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आएगा काराकोरम रेंज, काराकोरम। दूसरे नंबर पे आएगा लद्दाख श्रृंखला और तीसरे नंबर पे आएगा जास्कर श्रृंखला। इसको भी फर्दर हमने देखा था कि 3 भागों में बांट दिया। कौन से हिमालय को? ट्रांस हिमालय को। तो सबसे पहले इस काराकोरम रेंज के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि काराकोरम रेंज से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में फैक्ट क्या क्या और बनते हैं। तो इस काराकोरम रेंज को जब देखा जाए, इसके बारे में जब हम पढ़ें तो सबसे पहली चीज तो क्या आएगी कि काराकोरम रेंज में भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसको आपने नाम सुना होगा K2 के नाम से जानते हैं, वो इसी काराकोरम रेंज के अंदर पड़ती है। कहां पे पड़ती है ये मैं आपको बता देता हूं। ये वाली जो चोटी है, 2 नंबर वाली जो चोटी है, इस चोटी को ही नाम दिया गया है क्या? हम कहेंगे सर माउंट K2। K2 या इसी को एक और नाम से जानते हैं हम, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन या K2। ये वाली जो चोटी है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम रेंज की दूसरी चोटी है, इसीलिए नाम दे दिया K2। तो सबसे पहली चीज यहां पे हम क्या देखेंगे? भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया कौन से रेंज या कौन सी पर्वत श्रृंखला में आती है? तो हम कहेंगे हमारा आंसर होगा काराकोरम रेंज में आती है। नाम क्या है? नाम हमने अभी वहां पे देखा, कौन सी है? K2 या इसी को एक और नाम देते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। पूछेगा कितनी ऊंची है तो इसकी ऊंचाई बताइए। तो गॉडविन ऑस्टिन जब भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी ऊंचाई पूछना भी तो बनता है। तो कितनी ऊंचाई है इस K2 की? तो हम बताएंगे 8611 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। 8611 मीटर की इसकी कुल ऊंचाई है। इसी के साथ साथ ये भारत की तो सबसे ऊंची चोटी हो गई, और अगर विश्व के अकॉर्डिंग बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये भी कौन सी होगी? हम कहेंगे K2 या गॉडविन ऑस्टिन। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो हम कहेंगे कंचनजंगा। भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी K2 और ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी। अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहले नंबर पे कौन सी आती है, तो हम सभी को पता है माउंट एवरेस्ट का आपने नाम सुना होगा। इसी हिमालय वाले भाग में पड़ती है, जो ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय हमने देखा था। तो हिमालय के इसी भाग के अंदर देखने को मिलती है माउंट एवरेस्ट, जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्या था? इसके अलावा एक तो हमने देख लिया भारत और विश्व की ऊंची चोटी है K2, एक और हमने देख लिया माउंट एवरेस्ट। अब हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। 8611 मीटर की इसकी कुल ऊंचाई है। इसी के साथ साथ ये भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है,
कुछ चोटियां ऐसी और भी हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ऊंची है और जो इसी काराकोरम रेंज के अंदर पड़ती है। तो कौन कौन सी चोटियां हैं? एक है गैसरब्रम 1। गैसरब्रम 1 है, इसकी हाइट अगर पूछे कितनी ऊंची है तो इसकी हाइट हम बताएंगे कितनी ऊंची है, 8080 मीटर। गैसरब्रम 1 की हाइट है 8080 मीटर। इसके अलावा कुछ एक चोटियां और भी हैं। एक है ब्रॉड पीक। ब्रॉड पीक, इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो ये कितनी है? ये है सर 8051 मीटर ऊंची। तो 8000 मीटर से ऊंची जो चोटियां हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। इसके अलावा एक है गैसरब्रम 2। गैसरब्रम 2, इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये कितनी है? ये हम कहेंगे सर 8035 मीटर। तो ये चार मुख्य ऐसी चोटियां हैं जो कहां पे पड़ती हैं? हमने देखा ट्रांस हिमालय के भाग में पड़ती है। पहला हमने देख लिया, कौन सी थी? K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है भारत के अंदर सबसे ऊंची। लेकिन ये चोटी वर्तमान में भारत के अंदर नहीं पड़ती। भारत का कुछ क्षेत्र ऐसा है, यहां पे जो क्षेत्र हम देख रहे हैं इस प्रकार से, इसको हम कुछ अलग कलर से मार्क करके दिखा देता हूं आपको। भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, इधर यहां से लेकर इधर, तो इस वाले क्षेत्र के ऊपर क्या कर रखा है? हमारे पड़ोसी देश या हम कहें भारत के कुपुत्र पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। जिस क्षेत्र को हम क्या करते हैं? पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये जो गॉडविन ऑस्टिन है ये भी कहां पे पड़ती है? ये भी पीओके में पड़ती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है। इसीलिए K2 को कहा जाता है भारत की, यानी कि विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत के उस एरिया के अंदर, उस क्षेत्र में पड़ती है जहां पे भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा है। इसी कारण K2 को हमने कहा विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछे अविवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, उस टाइम हमारा आंसर होगा कंचनजंगा, जो कि भारत के सिक्किम राज्य के अंदर यहां पे एक माउंट पड़ती है, माउंट कंचनजंगा। तो ये वाली जो चोटी है माउंट कंचनजंगा, तो ये कंचनजंगा जो पड़ती है ये कौन से हिमालय के भाग में आती है? ये आएगी हमारे महान हिमालय के अंदर। इसको फर्दर हम महान हिमालय जब पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। आज हम काराकोरम पढ़ रहे हैं। काराकोरम रेंज के अंदर चोटी आती है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद जब और नीचे चला जाए थोड़ा सा, काराकोरम रेंज को पढ़ रहे हैं हम, तो नेक्स्ट अगर बात की जाए भारत के अंदर ये जो काराकोरम रेंज है इसमें कुछ एक मुख्य ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। उन प्रमुख ग्लेशियर्स को पढ़ते हैं। प्रमुख ग्लेशियर या कुछ मुख्य ग्लेशियर, ग्लेशियर को हिंदी में हम हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मेजर ग्लेशियर या प्रमुख हिमनद यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा, हमने देखा था कि लगभग सारा साल ये जो काराकोरम रेंज का हिस्सा है वो बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पे ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर को हम कहते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा बर्फ हमारे ध्रुवों पे या पोल्स पे पाई जाती है, और पोल्स के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा बर्फ जहां पे पाई जाती है उस जगह का नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर।
तो इसको हम कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर। ऑफ वर्ल्ड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा यहाँ पे एक मुख्य ग्लेशियर और भी पाया जाता है। ग्लेशियर का नाम क्या है? हम कहेंगे बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर है ये आता है बड़े के मामले में तीसरे नंबर पर। तो इसको हम कहते हैं थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ वर्ल्ड। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछे तो कौन सा होगा? बियाफो ग्लेशियर। कौन से माउंटेन रेंज में आता है? तो हम कहेंगे सर काराकोरम रेंज के अंदर आता है। सबसे पहले इसमें जो बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, ध्रुवों के बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, सबसे ज्यादा बर्फ यहां देखने को मिलती है। उसके बाद बियाफो ग्लेशियर। दो ग्लेशियर मुख्य और हैं यहाँ पे, उनके नाम भी हम देख लेते हैं, हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में तो खैर नहीं पूछे जाएंगे लेकिन देख लेते हैं। एक ग्लेशियर है बाल्टोरा ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर। और चौथे नंबर पे ग्लेशियर आता है हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर। तो ये चार यहाँ पे प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ये थी हमारी काराकोरम रेंज जिसको हमने पढ़ने का प्रयास किया। तो इस काराकोरम रेंज के बेसिक क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिटेल में करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारे सामने एक एक चीजें बाकायदा लिखी हुई हैं। तो मैक्सिमम जो चीजें जो फैक्ट यहां से बन रहे हैं उन सभी फैक्ट्स को हमने क्लियर किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारी बाकी की जो रेंज है। काराकोरम रेंज को हमने पढ़ लिया, लद्दाख, जास्कर, इन रेंजेस के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।